गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि आप लगभग 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे बोलिएगा जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि इसमें थोड़ा मैथ्स आ जाएगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड अगर आपने नहीं सीखा पहले केमिस्ट्री तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो वो मैक्सिमम 10 to 20% होते हैं। और जो आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो 90% आपको रेपिटेशन फॉर्म में होते हैं और आपको मेमोरी फॉर्म में होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें सटासट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे समझने वाला है वहाँ पे थोड़ा पेशेंस बना के रखना हमें, और जहाँ पे हमें आपको मेमोरी वाली बात है वहाँ टकाटक हमें आगे निकल जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन ही मैंने, अगर ये पहला क्वेश्चन नहीं भी होता ना तो मैं पहला क्वेश्चन यही लेता, बिकॉज केमिस्ट्री का फाउंडेशन ही है 4-5 वर्ड। आपको एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर आपको एलिमेंट क्या होता है, फिर आपको कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो इन सब का जो अगर डिफरेंस हमें शुरू में ही पता चल जाएगा तो आगे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए इजी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये समझना एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट, बिकॉज हम बहुत सारे शब्द को ऐसे ही यूज करते रहते हैं कि अरे एटम है, वो एलिमेंट है, नहीं मॉलिक्यूल है ये, और हमको अंतर पता नहीं होता है ठीक से एग्जैक्टली। तो उस चीज को हम लोग आज कंप्लीटली डिसमेंटल करने वाले हैं और आज के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलो पहले इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। पहले तो ये सब शब्द पे हमेशा ध्यान दिया करो कि नॉट वाला चीज दिया कि नहीं दिया हुआ है। मेटल को एलिमेंट से कैसे जोड़े, चलो देखते हैं हम लोग कैसे जोड़ेंगे। नॉन मेटल, गैस, मेटल ऑयल। चलो आपको मान लो आंसर नहीं भी पता है, ठीक है, आप एकदम केमिस्ट्री में 1 नंबर के बोकू दास हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि मैटर के 3 स्टेट क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सिर्फ इस बेस पे आप इसको छाट सकते थे कि नहीं छाट सकते थे? आपको नहीं पता था कुछ भी केमिस्ट्री क्या होता है, कि इतना तो पता था ना कि आपने बचपन में क्लास 6-7 से पढ़ा है कि किसी भी मैटर के आपको 3 स्टेट, दैट इज गैस जो है किसी स्टेट उसके परिस्थिति के बारे में बता रहा है, रादर देन वो क्या है। A metal can be a gas as well, अगर उसको बहुत देर उबाल दिए। नॉन मेटल कैन बी अ गैस एज वेल। ठीक है, 90% तो गैस ही होता है। हाँ, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उसकी स्थिति है, रादर देन वो एक चीज, लाइक इट इज इन व्हाट कंडीशन जो है वो आपको गैस बता रहा है, रादर देन व्हाट इट इज। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसको छाट सकते थे अगर आपको ये पता नहीं भी होता तो। ठीक है, ये मैं आपको यहां बताना चाह रहा था, लेकिन अब ऑब्वियसली हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमें पता ना हो ऐसी बेसिक वाली चीजें। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे हमें चीजों को डिस्टिंक्ट करके समझना है कि कैसे एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है, ये सब चीज क्या होता है। चलिए उससे पहले हम लोग जो डिटेल में घुसे उससे मैं आपको पहले ये डेट रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। देखो 21 सितंबर नजदीक आ रहा है और आपको कोर्स में एनरोल तो होना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको तैयारी तो करनी ही है। तो क्यों ना जल्द तैयारी करें, रादर देन नवंबर में और दिसंबर में अपनी तैयारी स्टार्ट करें और फिर वो हमारे पास समय कम बचेगा। ठीक है, तो PRJ लाइव क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि पीयूष राज लाइव। ठीक है, PRJ लाइव, ये PRJ लाइव अगर आप कोड यूज करिएगा तो आपको ये प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप ये प्राइस पे करना भी नहीं चाहते हैं, क्यों चाहिएगा भाई? ये 4-5 हज़ार रुपए बजा के अपने साल का सारा स्टेशनरी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस अगर पे करना हो तो PRJ लाइव कोड यूज करें। इस फाउंडेशन कोर्स में आपको मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्रक्स नोट्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रक्स नोट्स, क्योंकि ये आपके लिए एक रिवीजन नोट्स बन जाता है। आप अच्छे से अपना नोट्स बनाइए ना बनाइए, एक पहले ही से आपके पास एक समझिए बना बनाया काम वाला चीज होता है। तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज अपना नोट जो होता है वो सबसे ज्यादा याद रहता है। तो हमेशा स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप अपना नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो फिर आपको और क्या मिलता है? आपको डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, आपको पर्सनल मेंटर्स। अब ये मेंटर्स आपको इतना इंपॉर्टेंट है कहने कहने, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि ये इतना लंबा आपको प्रिपरेशन प्रोसेस है, तो बहुत बच्चे बीच में गलत तरीके से आपको कंफ्यूज होने लगते हैं कि मैं क्या करूं, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, टेस्ट सीरीज बनाऊं, कौन सा टेस्ट सीरीज बनाऊं, ये सही नहीं बन रहा है, ये पढ़ा था भूल गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में ये चीज बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए जरूर ज्वाइन करिए 21 सितंबर से पहले PRJ लाइव। ठीक है, अब आते हैं, देखो मैंने ये जानबूझ एकदम बेसिक से आपके लिए एकदम लिख के रखा हुआ है।
क्योंकि आपको हर चीज एग्जैक्टली समझ में आ जाए, क्योंकि इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एटम क्या होता है, तो देखो सबसे मेन बात इसमें यह है कि ये आपको केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको कहीं ना कहीं एटम, क्योंकि एटम में ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो कोई भी चीज केमिकल इंटरैक्शन होता है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, कंपाउंड बनता है, तो कैसे होता है, एटम एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, H का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से किया, और बेसिकली क्या हो रहा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर से उधर हुआ, वो क्या, वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, और वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी एटम को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, एलिमेंट का। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, मैं पहले अपना फिगर वाला चीज समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं ये सब अल्फाबेट वाला चीज। ठीक है, अब ये देखो हम लोग कैसे समझते हैं एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कैसे है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आप जूता खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल प्यूमा के जूता का लिया है। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं प्यूमा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं कोई चीज को नाम दे रहा हूं। ठीक है, कि अब मैं एडिडास का जूता खरीदूं, नाइकी का जूता खरीदूं या प्यूमा का खरीदूं, सब तो जूता ही है ना, लेकिन मैंने प्यूमा का खरीदा तो एक जूते को मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इसी नोमेनक्लेचर को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। मतलब एलिमेंट होता क्या है, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज को नाम दे देते हैं कि अच्छा ये कॉपर है तो इसको हम लोग Cu कहेंगे, अच्छा ये चीज आपको क्या है, आयरन है तो इसको Fe कहेंगे, अच्छा ये आपको पोटाशियम है तो इसको K कहेंगे। अब अगर हम कह रहे हैं, मान लीजिए नाम दे दिया, तो इसके साथ एक और बात जुड़ के आती है, इसके साथ क्या जुड़ के आती है बात, कि अगर प्यूमा का जूता लिए हम लोग तो अंदर जो जूता इसके होगा वो सारा प्यूमा का ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना यार, प्यूमा के डब्बे में एक एडिडास का होगा, एक नाइकी का होगा, सारा प्यूमा का ही होगा। ठीक है, मतलब कि हर एलिमेंट के अंदर, ठीक है, जो आपको, अच्छा मैं आपसे एक बार और रिकैप्चुलेट कर दे रहा हूं कि एलिमेंट क्या क्या हुआ यहाँ पे। हमारा एलिमेंट हो गया, जैसे एक प्यूमा हो गया, दूसरा नाइकी हो गया, तीसरा एडिडास हो गया, चौथा अपना कोई भी होगा यार, बाटा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको एलिमेंट हो गया, अलग अलग नाम। अब हाँ, जैसे हमने एक एलिमेंट उठाया प्यूमा, अब प्यूमा के अंदर जो शूज है ये इसके एटम हो गए। ठीक है, मतलब कि हर एलिमेंट के अंदर जो चीजें हैं वो एटम है, मतलब कि एलिमेंट एक नाम है। प्यूमा एज अ कोई पदार्थ नहीं है ना, वो नाम है, लेकिन उसके अंदर जो सामान है जूता वो पदार्थ है, वो एटम है। ठीक है, दैट इज, इट इज अ पार्टिकल। तो ये हमारा एटम हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हम एलिमेंट समझ गए, एटम समझ गए। अब एक चीज आता है आपको इसी से जुड़ा हुआ चीज, इसलिए इसको साथ में ही ले रहे हैं हम लोग, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है कि देखो चलो भाई आइसोटोप्स को बाद में ले लेंगे। अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूल। ये क्या है तुमको, ये तुमको है पीरियोडिक टेबल। एग्जैक्टली यही है पीरियोडिक टेबल, कि यहाँ पे एडिडास रखा हुआ है, यहाँ प्यूमा रखा हुआ है, यहाँ नाइकी, ऑल्दो आपको भी दिख रहा है सब नाइकी है, लेकिन मैं आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको विजुलाइज कर लो कि दुकान में सारे अलग अलग कंपनी के रखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो आपको नोमेनक्लेचर है। अब देखो, अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो, सर आपने तो अभी बोला था जूता जो है वो एटम है, ठीक है, और यहाँ पे आप जूता को एलिमेंट बोल रहे हो, तो हाँ आपकी बातें सही है, लेकिन अब मैं ऐसे कहाँ से फोटो लाऊं यार कि सारे स्टैंड पे सिर्फ डब्बा रखा रहे। लेकिन आपको विजुअलाइज वही करना है, ठीक है, कि मान लो हर स्टैंड पे एक डब्बा रखा हुआ जिसपे अलग अलग कंपनी का नाम लिखा हुआ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। कि यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लो नाइकी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिडास लिखा हुआ है, यहाँ पे बाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई अलग लिखा हुआ है, तो दैट इज डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट आपको हम लोग एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात आप समझ के पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अब ये देखो क्या है कि यहाँ पे हम आपको बेसिकली उसी चीज को हम लोग अलग दिखा रहे हैं, कि जैसे अपना मान लो ये आपको क्या हो गया, ये नाइकी होता है ना, जो भी नाइकी है, जो भी ये मान लो अपना, मान लो ये एडिडास है, ठीक है, और ये नाइकी है, ठीक है, तो अब ये दो एलिमेंट आपको बगल में आ रहा है, ठीक है, दैट इज मान लो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसके अंदर एटम्स है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके अंदर उसके एटम्स है, ये सब, और वैसे ही नाइकी के अंदर इसके एटम्स है, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट साथ में आए तो क्या हो गया, दोनों मिलके कंपाउंड बन गया, ठीक है, दैट इज कंपाउंड क्या हो गया, इट्स अ केमिकल इंटरैक्शन। ये केमिकल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा इसका क्यों। इट्स अ केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट। इसको और अगर बड़ा होके बोलना हो, चलो लिखे दे रहा हूं मैं, इट्स कंपाउंड का मतलब क्या होगा,
केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट। अब इसको और बड़ा कर सकते क्या? हाँ, बिटवीन टू और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट। क्यों लिखा मैंने ये दूसरा वाला? क्योंकि एलिमेंट तो बस एक नाम है, वो थोड़े रिएक्ट करेगा, रिएक्ट तो एटम करेगा ना। तो इस एलिमेंट के अंदर जो इसका एटम होगा वो रिएक्ट करेगा इस एलिमेंट के अंदर जो इसका एटम होगा उससे, और दोनों आपस में मिलके इवेंचुअली एक कंपाउंड बना देगा जिसको हम लोग कहेंगे, जैसे मान लो ये अपना हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये अपना ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2O। ये हो गया कंपाउंड। अब देखो इसी से आपको एक चीज निकल के आता है कि जो एलिमेंट का फीचर था वो जो होता है कंबाइन करने के बाद आपको अलग हो जाता है अपने कंपाउंड के फॉर्म में। क्यों? देखो यहां पे हाइड्रोजन आपको क्या होता है? आग को बुझाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? अपने आप जल जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जलने को और बढ़ा देता है। तो एक दोनों जलने से रिलेटेड वाला चीज मिलके एक ऐसा चीज बना दे रहा है जो कि आग का दुश्मन है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहा कि एलिमेंट जब कंबाइन करता है तो उसका जो कैरेक्टर है चेंज कर जाता है। तो यहां पे दो तीन बातें आपको यहां तक नहीं है कि केमिकल नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंटरैक्शन, अब मान लो जैसे दो लोहे, एक लोहा, एक आपको एक लोहे के ऊपर मैं एक लकड़ी रख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे रख दिया। अब इंटरैक्ट तो ये भी कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ केमिकल इंटरैक्शन, दिस इज अ फिजिकल इंटरैक्शन। अब इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। आप शाम में भूंजा खाते हैं, ठीक है, जब भूंजा खाते हैं तो फरूही में आप मिर्च डाल देते हैं और प्याज डाल देते हैं, तो क्या जो प्याज होता है फरूही से रिएक्ट कर जाता है? नहीं। लेकिन क्या इंटरैक्ट कर रहा है? हाँ, इंटरैक्ट कर रहा है। दैट्स अ फिजिकल इंटरैक्शन। तो वो मिक्सचर, और जो मिक्सचर पे हम लोग बाद में आएंगे, तो जो केमिकल इंटरैक्शन होता है उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो आई होप आपको एटम पता हो गया, एलिमेंट हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। तो मतलब कि अगर पीरियोडिक टेबल हम लोग को समझना है तो क्या होगा, हम लोग पीरियोडिक टेबल पे हर एक एलिमेंट को सजाए होते हैं, कैसे सजाए होते हैं वो अब बाद में आएगा। और आपको एटम क्या हो गया, तो एटम जो एलिमेंट है उसके अंदर के पदार्थ को हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये क्या हो गया अपना, ये आपको एलिमेंट हो गया, ऊपर का डब्बा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल मैं देना चाह रहा था फल का, उससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लो जो एप्पल हुआ, एप्पल क्या हुआ, आपको एक एलिमेंट हो गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे तो वो कंपाउंड है, 50 चीजें बना हुआ है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। वो जैसे मान लो एप्पल क्या हुआ, एक एलिमेंट हो गया, क्योंकि एप्पल एक नाम है, लेकिन उसके अंदर जो उसका पदार्थ है वो क्या है, आपको एटम, जो कि 1 किलो में 5 को चढ़ा है, 6 को चढ़ा है, 7 को चढ़ा है। वैसे गुआवा हो गया दूसरा एलिमेंट, बनाना हो गया तीसरा एलिमेंट, और उसके अंदर सब पदार्थ क्या क्या है, तो 6 गो केला है, 5 गो आपको अमरूद है, तो वो आपको एटम हो गया। अब मान लो आपको शेक बनाना है, ठीक है, ये ऑल्दो चलो आप कंफ्यूज कर जाओगे आप और ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है। अब देखते हैं हम लोग की वर्ड वाला बात क्या हमने देखना था। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग जब बोलते हैं कि आयरन, आयरन इज क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट बोल रहा हूं तो आयरन के अंदर उसका एटम भी होगा। अब एटम में क्या होगा कि आयरन का जैसे मान लो जो शेप हमने देखता है कि ऐसे ऐसे उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा है, तो लास्ट शेल में मान लो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, वही तो आयरन को आयरन बना रहा है। तो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एटम को लोग तोड़ नहीं सकते, एकदम तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको जो तोड़ेंगे ना तो फिर उसका प्रॉपर्टीज केमिकल वो रिटेन नहीं कर पाएगा। तो ये लाइन ये नहीं बोल रहा है कि एटम इज नॉट डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल, बट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड अगर उसका केमिकल प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों साथ में आ रही है। अब एटम का ये ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एटम आपको शेप क्या होता है, तो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके अराउंड आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप जानते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये लाइन बहुत अच्छा है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। तो हम लोग एटम को जब तोड़ते हैं तो वो अलग, बहुत जैसे लेजर से वो तोड़ रहे हैं, उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, तो वो अलग एनर्जी है। तो तोड़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट है कि केमिकली उसको नहीं तोड़ पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात यहां पे बताया जा रहा है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। अगेन देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो
हाइड्रो, ये मैं लिखता हूं तो ये बताओ क्या होगा ये, तो ये आप बोलोगे सर ये, क्योंकि ये तो बस नाम दिख रहा है तो ये एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट के अंदर एटम होगा क्या, हाँ होगा। अब ये एक एटम प्लस मान लो एक और एटम हाइड्रोजन का कंबाइन कर जाए तो ये H2 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हमने क्या किया, 2 और मोर एटम केमिकली बॉन्ड। तो यहां पे केमिकली बॉन्ड कैसे हो गया, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है तो इसको केमिकली इंटरेक्शन हो गया, तो ये आपको मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल खाली आपको एक ही एटम से बनता है क्या, जैसे HHOO N नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अलग से भी बनता है। जैसे मान लो H2O, आपको H2O भी तो मॉलिक्यूल हो गया। हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 एटम, वो सब में अभी आप मत घुसो कैसे 2 बन रहा, ये बन रहा। हाइड्रोजन का 2 एटम आया और ऑक्सीजन का एक एटम आया, दोनों कंबाइन कर गया तो ये क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूल में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आना चाहिए कि इसमें केमिकल इंटरेक्शन होगा, एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड दोस्ती बनेगी, ठीक है। तो ये होगा आपको मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड अप ऑफ एटम, वही सेम अलग। फिर ये इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी मॉलिक्यूल बनाना, एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज हेल्ड टुगेदर बाय ए केमिकल बॉन्ड व्हिच कुड बी कोवैलेंट और आयोनिक, ठीक है। ये क्या होता है ये अभी आपको जानना नहीं है, लेकिन बॉन्ड होना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये हमने देखा है कि इसका जो प्रॉपर्टीज होता है चेंज कर जाता है। ये एलिमेंट हमने कर लिया, एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज, ये पीरियोडिक टेबल आपको समझा दिया मैंने। फिर आपको एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर हाँ ये देखिए, अब अभी तक टोटल हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी नोन है, जिसमें कि आपको कुछ मैन मेड है और कुछ नेचुरल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेवीएस्ट नेचुरली, नेचुरल वर्ड याद रखिएगा, अगर आपसे बोल दिया हेवीएस्ट तो वो अलग चीज हो जाएगा, हेवीएस्ट नेचुरल आपसे पूछा जाए तो वो अलग होगा, तो वो कौन है, तो यूरेनियम है, ठीक है। ये आपको अभी तक हमारे पास कितना टोटल बन चुका है एलिमेंट, तो 118 बन चुका है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट के पास क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि देखो, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जो एटम को उसका पहचान देता है कि ये आयरन है कि कॉपर है कि ये पोटेशियम है, वो देता है प्रोटॉन। कि अगर हम बोलेंगे कि 42, तो अब मुझे तो नंबर याद नहीं है, मान लो 6 बोलते हैं तो 6 बोलते हैं। अगर 6 एलिमेंट, तो 6 ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसके पास 6 प्रोटॉन है, तो वो सिर्फ कार्बन ही हो सकता है, ठीक है। मतलब कि प्रोटॉन इज समथिंग दैट इज द आधार कार्ड ऑफ अ एलिमेंट। कि जैसे होता है ना, हर आदमी का अपना आधार कार्ड है, वो नंबर और किसी के पास नहीं है। हर एलिमेंट के पास अपना आधार कार्ड है, उसका नाम है प्रोटॉन। वो प्रोटॉन नंबर और किसी के पास नहीं रहेगा जो उस एलिमेंट के पास रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब पीरियोडिक टेबल पर जो हम लोग एलिमेंट को सजाते हैं वो कैसे सजाते हैं, तो एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखिएगा। मतलब कि कितना प्रोटॉन है किस एलिमेंट में, उसके हिसाब से आपको वो चीज पीरियोडिक टेबल पे सजाई जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आइसोटोप्स क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब इसके लिए स्पेस चाहिए होगा मुझे, हाँ। जैसे मान लो कार्बन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिख रहा है कार्बन। अब कार्बन का मान लो एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और आपको यहाँ पे आपको 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों अलग है कि सेम है, तो जैसे ये मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ ये दोनों अलग है कि सेम, तो आपका आंसर होना चाहिए सर सेम है। क्यों सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोटॉन सेम है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो आधार कार्ड नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो अगर दोनों का प्रोटॉन सेम है तो मतलब दोनों सेम चीज है। अब जैसे होता है ना कि एक ही फैमिली में मान लीजिए आपका कोई टाइटल है, मान लीजिए आप शर्मा है, ठीक है। तो शर्मा में 2 शर्मा होंगे, आपको एक आपको सुरेश शर्मा होंगे, एक मुकेश शर्मा होंगे, दोनों भाई हैं। तो समझो ये दोनों भाई हैं। अब सुरेश शर्मा मुकेश शर्मा भले हैं शर्मा फैमिली के, दैट इज 6 प्रोटॉन है दोनों का, लेकिन दोनों हैं तो अलग ना। वैसे ही आपको ये दोनों न्यूट्रॉन पे आके अलग हो जाता है, और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। दैट इज व्हेन एन एलिमेंट हैज
डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको कहते हैं हम लोग दे आर आइसोटोप्स। तो कार्बन का जैसे मान लो यहां पे क्या हो गया, एक 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, दूसरा 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, ये उसके अलग अलग आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, मैं इसीलिए आपको सब कुछ एक साथ ले रहा हूं, बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट ये वाला हमारा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अब कंपाउंड मैंने आपको बता ही दिया कि आपको दो से अधिक एलिमेंट साथ में आते हैं और केमिकली इंटरैक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये क्या होता है। अब मिक्सचर क्या होता है, तो देखो इसका भी मैंने आपको एक फेयर आइडिया दे दिया है, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर ले रहे हैं कि जब दो से ज्यादा चीज मटेरियल आपको फिजिकली इंटरैक्ट करे, जैसे मान लीजिए आप जब बनाना शेक बनाते हैं या मैंगो शेक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैंगो डालते हैं, दूध डालते हैं, कुछ किशमिश डालते हैं, कुछ जो भी डालना आपको डालते हैं। ठीक है, और आपस में तो क्या किशमिश आपको दूध से रिएक्ट कर जाता है क्या? नहीं, वो तब भी रहता है, खीर बनता है जब, तो खीर बनने में क्या होता है कि जो चावल है और दूध है वो आपको एक दूसरे में घुस जाता है क्या? नहीं, तब भी वो साथ ही में रहता है, बस आपको अलग अलग लाइक फिजिकली इंटरैक्ट करता है, बोलो। ठीक है, तो हम ये आपको जो मिक्सचर होता है वो ये होता है फिजिकली इंटरमिंगल्ड, ये पॉइंट आपको बस जानना है और कुछ नहीं। तो क्या इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल है। ऑब्वियसली इसका तरीका जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सब आपको इसका तरीका है जिसमें कि एक लेयर दूसरे लेयर से हट जाता है। लेकिन क्या केमिकल वाले को ऐसे ही अलग कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट अलग प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली मिक्सचर भी होमोजीनियस होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। जैसे मान लो आपको होमोजीनियस क्या हुआ कि जैसे मान लो आप एक मुट्ठी किसी मिक्सचर में डालते हो तो आपके हाथ में देखोगे कि जो भी एलिमेंट उसको बना रहा है, एलिमेंट वर्ड अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज केमिस्ट्री में एलिमेंट का अलग ही मतलब हो जाता है। जो भी चीज़ उसको बना रहा है वो सेम अमाउंट हर मुट्ठी में आएगा। जैसे मान लो एक मुट्ठी मैंने लिया, एक मुट्ठी तुम्हारे भाई ने लिया, एक मुट्ठी तुम्हारे फादर ने लिया, तो सारे की मुट्ठी में जो आपको वो भूंजा आ रहा है सब में एक अमाउंट ऑफ मिर्च आएगा, एक अमाउंट ऑफ फरूही आएगा, एक अमाउंट ऑफ प्याज आएगा, एक अमाउंट ऑफ जो भी तुम लोग धनिया आएगा, तो सबका सेम आएगा। तो ये आपको होमोजीनियस हो गया। अब मान लो गिट्टी में हमने क्या फेंक दिया, आपको कुछ सेब फेंक दिया। अब उस गिट्टी को हम लोग उठाते हैं, ठीक है, तो कभी क्या आएगा, गिट्टी में सेब आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब कि वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि आपको अलग अलग कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है। जैसे सॉल्ट डिसोल्यूशन, जब आप सॉल्ट को डालते हो पानी में, नमक या चीनी को डालते हो, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ऊपर वाले पानी में आपको ज्यादा चीनी है और नीचे वाले में कम है? नहीं बोल सकते हो ना, तो वो होमोजीनियस हो गया। ठीक है, और हेट्रोजीनियस क्या हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, वही जो कि आपका एक बाउंड्रीज है, जो आपको दिख जाए कि अच्छा यहां ज्यादा है यहां पे कम है। ठीक है, फिर मिक्सचर आपको क्या होता है, कॉम्पोजिशन वही चीज है, आपको अंतर बताया जा रहा है कि मिक्सचर में आपको केमिकल बॉन्ड नहीं होता है और क्या नाम है, कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब सेपरेशन में उसको कैसे करते हैं हम लोग, तो ये बताया गया है कि आपको केमिकल में आपको हम लोग केमिकल प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, जबकि मिक्सचर में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको फिजिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप अच्छा अब आते हैं हम लोग शुरू से ये वाला क्वेश्चन पे। तो अब देखो, अब क्वेश्चन अगर देखो तो क्या मेटल, तो देखो जब हम लोग मेटल बोलते हैं तो क्या हम ये नहीं बोल रहे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, बिकॉज जैसे आयरन हो गया या पोटेशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या आपको कोई और दिमाग में आ जाए यार, सोडियम हो गया, ये क्या, ये सब मेटल है। ठीक है, अब मेटल पीरियोडिक टेबल में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि मेटल इसको बोलते क्यों, लेकिन इतना तो हम बोल देंगे ना कि ये एक एलिमेंट है। तो ये अगर एलिमेंट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट हो गया। नॉन मेटल अगेन आपको जैसे मान लो कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपको फिर आपको हीलियम हो गया, ये सब क्या है, ये भी आपको एलिमेंट ही है ना। हाँ, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट है जिसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, अब मेटेलॉइड ये आपको क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जैसे सिलिकॉन हो गया और प्रॉब्ली जर्मेनियम हो गया, तो और भी बहुत सारे होते हैं आपको, ये क्या है, मेटेलॉइड हो गया। तो मतलब कि ये इवेंचुअली आपको वो चीज है जो कि पीरियोडिक टेबल पे है, लेकिन आपको इसको कैरेक्टर इसके अलग अलग है।
अब गैस को पीरियोडिक टेबल पे आप डाल सकते हो क्या? गैस का कोई क्वालिटी है? किसका गैस? ये इसका नेचर क्या है? ये हाइड्रोजन का गैस है कि ऑक्सीजन का है कि कैल्शियम का है कि पोटेशियम, किसका गैस? तो इसीलिए हमारा आंसर ये था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस कि इसको हमने क्यों चुना। ठीक है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री? रदरफोर्ड। देखिए ऑब्वियसली आप हमेशा कंफ्यूजन तो इसी दोनों में होगा, क्योंकि ये दोनों 90% आपको फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा कंफ्यूजन इसको कैसे हटाए? तो देखिए इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि लैवोसियर वर्ड में आपको एक लॉ टाइप का वर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो अब जो आदमी दुनिया भर का लॉ देगा वही तो आपको फादर होगा, तो इसीलिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लेवोसियर इसका आंसर होगा कि फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री आपको लेवोसियर होगा। दूसरा ये तरीका हो सकता था कि रदरफोर्ड जो है वो आपको बहुत लेट आए हैं, ये आपको अराउंड लेट 1900 पे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर लेट 1900 में है तो उससे पहले बहुत सारे चीज़ तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी केमिस्ट्री की, तो वो जब डिस्कवर कर ही चुके हैं तो फिर उनको फादर बोलेंगे कि रदरफोर्ड को बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ों को याद कर सकते थे। अब आपको लेवोसियर क्या क्या किए, पहले रदरफोर्ड देखिए क्या किए, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहता है। तो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है या प्रोटोन है या अल्फा गामा है या आपको न्यूक्लियर आपको रिएक्टिविटी को लेके है, रेडियो एक्टिविटी को लेके है, ये सब जो चीज़ें इसमें रदरफोर्ड का बहुत ज़्यादा काम है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेवोसियर क्या किया है, तो ये देखिए इतना नहीं आएगा कि लेवोसियर का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, लेकिन सिंस एक बार बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो हो सके अगले बार लेवोसियर का दूसरा कंट्रीब्यूशन पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये नोट्स बना के लिए आया हूँ कि आपके पास रहे कि आप इसको एक बार जरूर पढ़ लो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया है, तो आपको लेवोसियर दिया है। फिर आपको केमिकल एलिमेंट्स बहुत सारे इन्होंने खोजे हैं। फिर आपको कंबशन की, कंबशन मतलब होता क्या कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये फैक्ट ये बताना ये लेवोसियर ने किया है। फिर नोमेनक्लेचर बहुत सारे किए हैं। फिर आपको ग्राउंड वर्क ऑन द केमिकल स्टोइचोमेट्री। अब स्टोइचोमेट्री क्या होता है अभी आप बोल दीजिए, बस ये वर्ड जान लीजिए क्या होता है, बिकॉज स्टोइचोमेट्री समझाने जाऊंगा तो फिर और कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। ठीक है, रदरफोर्ड का आता है तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो ये हमारा पता है। फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कौन था, अच्छा मॉडल ऑफ एटम में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है, जैसे बोर्स मॉडल भी आपको पता होना चाहिए, तो ये रदरफोर्ड मॉडल पता होना चाहिए, तो ये सब आपको मॉडल हमें पता होना चाहिए। फिर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल कौन खोजा है, तो रदरफोर्ड खोजे हैं। ठीक है, फिर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बन सकता है, जैसे यूरेनियम आपको प्लूटोनियम बन जाता है, ये कैसे होता है, तो ये आपको रदरफोर्ड ने बताया आपको। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द प्रोटोन, ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है कि प्रोटोन कौन निकाला है, इलेक्ट्रॉन कौन निकाला है और न्यूट्रॉन कौन निकाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर आपको रेडियो एक्टिव डेटिंग, पायनियर द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो बेसिकली आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ भी आ रहा है, और आपको गोल्ड एक्सपेरिमेंट और प्रोटोन, ये हमें याद रखना है रदरफोर्ड को लेकर। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 18 and 20 रिस्पेक्टिवली, द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज व्हाट। देखो अब आपको पहले तो मास नंबर का हम लोग डेफिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, मास नंबर का ये होता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर दिस एंड मास नंबर फाइंड करो। अरे तो यहाँ पे दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और फिर मास नंबर फाइंड करने के लिए बोला, और मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो दिया ही नहीं फॉर्मूला में, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। देखो यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था, और ये जिसे पता है वो इसको बना जाता है। तो इन एन न्यूट्रल जो होता है आपको एलिमेंट या एटम बोलिए, आपको उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये फैक्ट अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अब देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ 18, तो हम कह सकते हैं क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 18 होगा। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया
ठीक है। अब नंबर ऑफ हमको प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन दिया हुआ, फॉर्मूला देखो मास नंबर का क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि यहाँ पे 18 लिख दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कि यहाँ पे 20 लिख दो, इसको जोड़ दे तो 38 आता है। तो क्या 38 दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। इसको कहते हैं क्या है? मास नंबर कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, मास नंबर के फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग जस्ट बिकॉज यहाँ पे मास जोड़ा हुआ है ना, लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट से या एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल टू मास नंबर, ये याद रखिएगा। वो कैसे अंतर है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये तो हमें पता होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा है कि आपको मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों को जोड़ देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फिर जोड़ देंगे, आ जाएगा। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन में आपको मान लो दे देता, क्वेश्चन आपको ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इज इन एन 2 नेगेटिव आयन इज 20, तो बताइए मास नंबर क्या। अब यहाँ पे आप लोग गलती कर जाइएगा कि जो हमने वो बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रल एटम में होता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ना किसी से गेन किया हो ना इलेक्ट्रॉन अपना दिया हुआ हो। अब मान लो जब वो टू जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं आपको कोई जैसे एग्जांपल आ जाए दिमाग में, जैसे हाइड्रोजन प्लस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये न्यूट्रल है? नहीं, ये प्लस उस पर दिख रहा तो ये न्यूट्रल तो नहीं है। अब प्लस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी उसने दे दिया है, ठीक है। तो क्या इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, जीरो, ठीक है। तो अब बताओ कि अब हाइड्रोजन तो बहुत इजी एग्जांपल है, तो अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन, आपको दिया रहेगा कि हाइड्रोजन, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा हाइड्रोजन प्लस हैज ए 0 इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई इज मास नंबर, ठीक है। तो अब आपको लगेगा अरे इलेक्ट्रॉन तो 0 है तो प्रोटॉन भी 0 होगा। नहीं, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 1 रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये न्यूट्रल स्टेट में था तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और वही हमेशा बराबर, मतलब न्यूट्रल स्टेट में जो रहता है आपको इलेक्ट्रॉन वही बराबर इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। जब न्यूट्रल स्टेट में नहीं है तो प्रोटॉन तो अभी भी वही रहेगा, भले इलेक्ट्रॉन जो भी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बात यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसको आंख बंद करके रूल ना लगाएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके बाद मास नंबर के लिए उसको न्यूट्रॉन में जोड़ दिया, ठीक है। नहीं, अगर आयन बन रहा है, अब आयन वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान, बस आपको जैसे मान लीजिए जब कोई चीज़ पे प्लस होता है मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अगर 2 प्लस बोल रहे हैं हम लोग तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अगर 2 माइनस बोल रहे हैं मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लो यहाँ पे दिया होता है कि कोई एलिमेंट है, मान लो ए एलिमेंट है, वो 2 नेगेटिव आपको स्टेट में है, आयन है, एक एलिमेंट है A2 माइनस और उसके पास इलेक्ट्रॉन है आपको 20, तो बताओ इसके न्यूट्रल स्टेट में क्या होगा। तो जब हम लोग A2 माइनस बोलते हैं मतलब क्या हुआ कि माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, कितना रिसीव किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अगर ये 2 नेगेटिव को हटा दे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 20 में से अगर 2 हटा दे तो ये 18 हो जाएगा और ये न्यूट्रल रहेगा। मतलब कि ए जो भी है इसके न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में है तो इसके पास प्रोटॉन कितना है? 18 है। अब मान लो आप कर दिए होते 20 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ इसलिए 20 प्रोटॉन होगा, तो फिर वहां गलत हो जाता, जबकि आपको यहाँ पे क्या करना है? 18 इलेक्ट्रॉन को बना के 18 प्रोटॉन करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि उस एटम में आपको कितने प्रोटॉन है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस, जबकि हम लोग अभी कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन से करे थे। तो इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्ट तरीका है हमें पहचानने का कि उसमें प्रोटॉन कितना है, ठीक है। वो कैसे हमने देख लिया। अब इट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ईच एलिमेंट, ये मैं आपको बताया हूँ पीरियोडिक टेबल जब मैं बता रहा था कि
हर एलिमेंट का जो आपको पहचान है वो उसके एटॉमिक नंबर से आता है, दैट इज उसमें कितना प्रोटॉन है वो उसको जगह देता है कि हाइड्रोजन के पास एक आपको प्रोटॉन है तो उसको पहले रखेंगे, हीलियम के बाद 2 प्रोटॉन है तो वो उसके बाद रखेंगे, फिर उसके बाद मान लो लिथियम आता है, लिथियम के पास आपको 3 प्रोटॉन है तो वो उसके बाद आएगा। तो इसके हिसाब से आपको जो प्रोटॉन के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी। जैसे कार्बन के पास आपको 6 प्रोटॉन है तो ये इन सब के बाद आ रहा है, तो वैसे ही आपको जिसके पास जितना ज़्यादा प्रोटॉन है वो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर मास नंबर, ये हमने देखा मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो प्रोटॉन आपको आइडेंटिफाई करना है, वो अलग अलग क्वेश्चन में तरीके से दे सकता है, न्यूट्रॉन दिया रहेगा पक्का और उसके बाद आपको जोड़ के मास नंबर निकाल देना। ठीक है, अब कितनी बार क्या होता है, अब जैसे अगर मैं ये पूछूं, देखो मास नंबर हमने क्या बोला, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये यही बोला ना मास नंबर इज इक्वल टू हमने। ठीक है, अब हमको ये बात तो पता है कि हर एलिमेंट का जो प्रोटॉन होता है वो एक यूनिक नंबर है। जैसे कार्बन के पास अगर 6 है तो वैसे ही हाइड्रोजन के पास 1 है, वैसे ही 118 जो हम लोग एलिमेंट जानते हैं सब के पास एक अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो लेकिन हमें यह पता है कि उसका प्रोटॉन एक ही नंबर रहेगा, वो जो भी है। जैसे मान लो आपको मुझे एक्चुअली पीरियोडिक टेबल याद रहता तो समझाने में बहुत हेल्प मिलता। अब मान लो, अब एग्जाम्पल वो गलत भी दे रहा हूं, तो मान लो कैल्शियम का 40 है प्रोटॉन नंबर। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम के पास 40 ही प्रोटॉन रहेगा, वो 41 नहीं होगा, वो 108 नहीं होगा, वो 5 नहीं होगा, वो हमेशा जो भी नंबर लिया मैंने 40 ही रहेगा, तो वो उसका यूनिक नंबर है। अब देखो मतलब कि ये हमेशा हर एलिमेंट के लिए सेम रहने वाला, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज कर सकता है क्या? हाँ, चेंज कर सकता है। क्यों? किस केस में? आइसोटोप्स है, मैंने आपको थोड़ा पहले आइडिया दिया था। ठीक है, तो मास नंबर ये क्या इवेंचुअली मास नंबर है, तो क्या हम जब बोलेंगे कि एक एलिमेंट का मास नंबर चेंज कर सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ चेंज कर सकता है। क्यों चेंज कर सकता है? क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं कर सकती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज कर सकती है, इसीलिए मास नंबर भी चेंज कर सकता है। तो ये बात आपको मेन बताना था। अब अगर हम बोले कि आइसोटोप्स डिफर करता है एक दूसरे से, तो किस तरीके से डिफर करता है? तो वो अपने मास नंबर के डिफरेंस के कारण डिफर करता है। क्यों? क्योंकि मास नंबर में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आता है और एक आइसोटोप्स, जैसे कि कार्बन हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक 12 कार्बन होता है, एक 14 कार्बन होता है। तो सिंस दोनों कार्बन है तो हम बोलेंगे दोनों में 6 प्रोटॉन रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन दोनों का चेंज नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट का कार्बन जो प्रोटॉन होता है वो सेम रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ 14 लिख रहे हैं मास नंबर, यहाँ 12 लिख रहे हैं, तो मतलब कि कुछ तो चेंज किया, प्रोटॉन चेंज कर नहीं सकता है, तो पक्का आपको न्यूट्रॉन चेंज किया। तो हम बोलेंगे कि इस कार्बन के पास आपको 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन है, इस कार्बन के पास 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन है। तो ये बातें आपको, अरे मैं फिर से अपने हाथ के आगे आ गया, फिर से समझाते रहो। देखो मान लो ये 14 कार्बन है, ये साफ करने दो यार। देखो मान लो ये कार्बन है, अब ये 12 कार्बन हो गया, ये 14 कार्बन हो गया। अब इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं क्या दोनों का प्रोटॉन सेम होगा? एकदम बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज दोनों कार्बन ही है। ठीक है, भले वो 12 लिख रहा हूँ 14 लिख रहा हूँ, वो क्या लिख रहा हूँ अभी अब घबराओ मत। ठीक है, तो मतलब कि इसका प्रोटॉन 6, इसका भी प्रोटॉन 6, मतलब दोनों सेम नंबर रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर ये 12 क्या है, ये 14 क्या है, ये मास नंबर है। ठीक है, मास नंबर, मास नंबर, तो मास नंबर अलग हो सकता है एक ही एलिमेंट का? हाँ हो सकता है। कैसे? क्योंकि दोनों का प्रोटॉन सेम रहेगा लेकिन दोनों का न्यूट्रॉन बदल सकता है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 12 माइनस 6, 12 क्या है मास नंबर है, 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 6। इसमें 14 मास नंबर है, इसमें 6 आपको क्या है प्रोटॉन नंबर है, दोनों इसका मास न्यूट्रॉन कितना आएगा तो 8। तो ये इस एक में आपको कार्बन में आपको न्यूट्रॉन आ रहा है 6, दूसरा में आ रहा है 8, मतलब कि एक कार्बन के न्यूक्लियस में आपको 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इसे एक दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और इसी चीज को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब कि आइसोटोप्स
बनते ही इस कारण से हैं कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है, इस कारण से दोनों के मास नंबर अलग हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, यही यहाँ पे समझाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है एटॉमिक मास वेट। अब एटॉमिक वेट क्या होता है, तब से हम लोग तो पढ़ रहे हैं आपको क्या, इसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। मास नंबर इज अलग थिंग, वो एक नंबर है, इसलिए तो दो नंबर को जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है यहाँ। लेकिन ये एटॉमिक वेट क्या होता है, तो जो चलो इसको हम लोग समझते हैं पहले। इसके लिए थोड़ा सा, अच्छा मैंने एग्जांपल लिया हुआ तो हो जाएगा, रुक जाओ, मैं खाली स्पेस बनाना चाह रहा था एक। मास नंबर इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक वेट। इस बात को एकदम रट लो, समझ लो कि ये सेम नहीं होता है। मास नंबर एक नंबर है, कैसे, क्योंकि इसके अंदर आता है प्रोटॉन की संख्या क्या है, इसका वजन नहीं नाप रहे हम लोग, संख्या नाप रहे हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, ठीक है, ये हमारा मास नंबर होता है। अब एटॉमिक वेट क्या होता है, तो देखो इसको पहले मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं, उस लाइन को समझ लेना, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो सिंस हमने, जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, वो आपको अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे 12 कार्बन और आपको 14 कार्बन, ठीक है। अब इसका जो मात्रा पाया जाता है नेचर में, वो मान लो 90% है, मतलब कि हम जब भी कार्बन खोजेंगे तो हमको 90% यही वाला कार्बन मिलेगा, और मान लो ये 10% है, ठीक है, कार्बन 14 वाला, ठीक है। अब देखो हम लोग जब वो फाइंड करते हैं, एटॉमिक वेट फाइंड करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ इट्स डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि 90% जो है ये 12 कार्बन का वजन लेंगे हम लोग, और 10% जो है वो 14 कार्बन का वजन लेंगे हम लोग, और फिर वेटेड एवरेज जो निकालेंगे वो होगा हमारा एटॉमिक वेट। तो एटलीस्ट आई होप आपको अभी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, मैं दिखाऊंगा, घबराओ मत, समझ में आ गया होगा कि होता क्या। तो चलो पहले दिखाई देता है, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए एकदम पूरा, मुझे पता था आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। कि देखो कार्बन 12 हुआ, इसका मास होता है 12 EMU। EMU क्या है हम लोग आएंगे बाद में, अभी बस मान लो ये ग्राम है, समझ लो, समझने के लिए समझ लो कि 12 ग्राम है, ठीक है। कार्बन आपको 13 होता है, ये भी फाइंड होता है आपको, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। अभी हम लोग मान लो कार्बन 13 देख ले रहे हैं, ये आपको 13 ग्राम का है, ठीक है। अब वो 12 वाला कार्बन वो जनरली आपको मिलता है 98%, मतलब अगर हम लोग ओर से निकालेंगे कार्बन तो 98% हमको 12 ग्राम वाला कार्बन मिलेगा, और वही आपको 13 ग्राम वाला आपको मिलेगा 0.01%, जो भी आएगा देख लेना, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो कि अलग अलग परसेंटेज में हमको ये चीजें मिलता है। अब हमको एटॉमिक वेट, दैट इज एटॉमिक वेट निकालना है, या एटॉमिक मास बोले तो कैसे निकालेंगे। मास ऑफ 12C ये कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। फ्रैक्शन ये कितने अमाउंट में मिलता है, तो ये लगभग 98% मिलता है। और फिर मास ऑफ 13C ये कितना है, लगभग ये 13 ग्राम है, और ये कितने फ्रैक्शन में मिलता है, ये लगभग 0.1% है, ठीक है। ये हमारा वो हम लोग निकालने वाले वेटेड एवरेज, ठीक है। अब एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वही गुना किए, फिर आपको ये आया, अब एटॉमिक मास हमारा क्या हो गया, ये 12 हो गया। ये कैलकुलेट करोगे तो वही आ जाएगा, ये और ये अब कैलकुलेट करो तो वो आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो, या एटॉमिक वेट है, वो 12 है, ठीक है। तो वो 12 आया कहाँ से, आपको कुछ कार्बन के तो मास आपको 13 थे, कुछ के 12 थे, लेकिन हमको एक्चुअली में हम लोग लिखते हैं ये है, क्यों, क्योंकि हम लोग इवेंचुअली निकालते क्या है, वेटेड एवरेज। क्योंकि हर एलिमेंट जो होता है उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि वो अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में A, B या C के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब ये सब ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब लेकिन हम अगर आपसे पूछे कि इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या है, तो ये तो रहेगा 10 ग्राम का, ये रहेगा 12 ग्राम का, ये रहेगा 13 ग्राम का, तो हम कौन सा ग्राम चुने, यही हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक कार्बन है आपको 10 ग्राम का, एक है 12 ग्राम का, एक है 13 ग्राम का, तो कौन सा वजन को हम लोग बोले कि उसका एटॉमिक वेट हुआ। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं कि ये कितने
संख्या में ये 90% है, तो 90% इंटू 10 ग्राम प्लस 5% इंटू 12 ग्राम, ये 90 95, 5% इंटू 13 ग्राम। अब ये जो आएगा वो हम बोलेंगे कि इवेंचुअली कार्बन का एटॉमिक वेट है। तो एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज को एटॉमिक वेट कहते हैं या मास कहते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, ये मत सोचिएगा नहीं आता है, ठीक है। अगर नहीं भी आया है तो उतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको बस ये समझना है कि मास नंबर और एटॉमिक वेट अलग चीज़ है। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जब बोल रहे हैं तो हम लोग कुछ वेटेड एवरेज का बात कर रहे हैं, और जब मास नंबर बोल रहे हैं तो हम लोग कुछ नंबर का बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस कम से कम आपका 100% क्लियर होना चाहिए, ये जरूर जान लीजिएगा, ठीक है। अब आता है ये AMU क्या होता है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जाओ 1 kg अमरूद ले आओ, तो आप बोलोगे ठीक है हम जाते हैं, और वहाँ से बोलते हो कि हम 5 ले आए, तो हम पूछेंगे 5 क्या ले आए भाई, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं हम 5 ले आए, तो हम बोलेंगे 5 क्या, तो फिर तुम बोलोगे कि 5 गुआवा लाए हो विच इज इक्वल टू 1 kg। मतलब कि kg एक यूनिट है जो कि बताता है कि वजन क्या होता है। वैसे ही आपको AMU जो है एक यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे, जो कि बताता है कि वो कितना भारी है। समझो, यही बस समझो कि AMU यूनिट। अब AMU का डेफिनेशन क्या है कि 1/12 इंटू कार्बन 12 जो हमने देखा आइसोटोप्स, उसका जो वजन आएगा जो कि 12 AMU था, AMU ये जो होगा यही AMU का डेफिनेशन है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये समझना है कि AMU होता क्या है। तो AMU होता है हमारा आपको एक यूनिट टू मेजर द एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ठीक है, बस इतना समझना है। तो एटॉमिक वेट क्या हो गया आपके पास, तो वो वेटेज एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूं, क्योंकि लिख दूंगा तो वो क्लियर होगा दिमाग में ज्यादा। वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसको फिगर में देखें तो कैसे होगा, जिसे ऑफ एन एलिमेंट लिखा, तो एग्जांपल मान लो कार्बन लिया हमने, ये एक एलिमेंट हो गया। अब हम लोग बोल रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। इसके आइसोटोप्स क्या हो गए, कार्बन 12 हो गए, कार्बन 13 हो गए, कार्बन 14, ऑल्दो ये रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन चलो अब एग्जांपल के बोल रहे हैं कि ये भी आइसोटोप्स है, ठीक है। तो इसका वेटेड, तो इस इन तीनों का वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका यूनिट क्या होता है, तो AMU, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्या है, और मास नंबर इज डिफरेंट थिंग। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है, इससे ज्यादा क्या ही समझाए। तो देखो इतना समझाने का मतलब ये था, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब BPSC के क्वेश्चन है, मैं बना नहीं रहा हूं, तो ये मत सोचना कि ये सब आता नहीं है, ठीक है। मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑब्वियसली पता है हमें कि ये सही है, ठीक है। अब द टोटल मास, ये आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, बिकॉज दिस ऑप्शन इज सो टफ कि BPSC ये कैसे दे सकता है। मतलब एक आम जनता को ये मतलब 90% तो ये समझ ही में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, और जो समझ लिया होगा ना वो इसको ठीक से लिख नहीं पाएगा। क्योंकि बोलो कि ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम तुरंत इसको मार के आगे बढ़ सकते हैं कि अरे नहीं ऑब्वियसली मास नंबर आपको ये होता है, तो इसको क्या कहना है, ठीक है। चलो अब दिया हुआ तो इसको तो समझना तो पड़ेगा ही कि क्या कह रहा है, ठीक है। द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज, मतलब कि देखो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटॉमिक मास। अब मान लो हम कार्बन लेते हैं एग्जांपल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा, एक आपको क्या होता है, कार्बन 12, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा 6 + 6, एक होता है कार्बन 14, ये हो जाएगा 6 + 8, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ये बोल रहा है टोटल मास ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक मास। अब आप बताओ कि इसमें आपको 12 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट हमने अभी पिछले में कैलकुलेट करके देखा था वेटेड एवरेज करके, ये क्या होता है, ये आपको वेटेड एवरेज है और ये क्या आपको मास नंबर है। अब वेटेड एवरेज क्या ज़रूरी है हमेशा आपको मास नंबर से बड़ा रहे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। कैसे? जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक मास नंबर 12 है, एक मास नंबर आपको 14 है और इसका एटॉमिक वेट क्या है आपको 12 आता है। कैसे आता है? हम लोग वेटेड एवरेज से निकालते हैं। तो क्या ये 14 से बड़ा है? नहीं, हमेशा बड़ा मतलब नहीं रहता। जैसे इसका एटॉमिक वेट एक्चुअली में कितना आया था? 12.01 AMU आया था। तो क्या इससे बड़ा है 12 से? हाँ, बड़ा है। क्या 14 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाह रहा है कि आपको हमेशा बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बिकॉज ये बहुत टफ है। अच्छे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे बेसिकली मास नंबर और एटॉमिक मास को कंपेयर करवा रहा है और उसके बाद बता रहा है कि कैसे अलग दोनों होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन BPSC के बाय द वे, ये मैं इधर से निकाल के नहीं लाया हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर। कभी नहीं भाई। आप देखो कैसी ये देखो, ये ठीक है, ये सिंपल है, ये आ सकता था कि आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन मान लो कार्बन लेते हैं तो 6 हुआ। अब बोल रहा है मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस, जबकि मास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा होगा ना, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये ठीक था, ये ठीक था। ये अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। लिटरली अपने मतलब शोल्डर पे टैप करिए कि आप समझ गए। नहीं आया तो वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मास ये हमने अब पढ़ लिया। तो देखो अब चीजें देखो आपके, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बन चुका है, अब चीजें फ्लो करेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट इन, ये आप बताओ, ये आप नहीं बना सकते हो बिना ऑप्शन देखे, नहीं बना सकते हो। जैसे हम आइसोटोप से बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि एक ही एलिमेंट का हो रहा है। एक एलिमेंट हमेशा प्रोटोन वाइज सेम रहेगा, तो वो डिफरेंट किस में करेगा? वो न्यूट्रॉन में डिफरेंट करेगा। इन द नंबर ऑफ प्रोटोन, नहीं, वो सेम रहेगा। इन इट्स मास नंबर, हाँ ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन सेम रहेगा तो न्यूट्रॉन चेंज करेगा, तो ये हो सकता है। इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। इन एटॉमिक नंबर होता ही आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये और ये सेम चीज है। ठीक है, तो इसीलिए ये और ये आपको दोनों गलत हो गया, तो आंसर अपना मास नंबर होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन चेंज कर रहा है। ठीक है, Faraday constant depends on the amount of electrolyte, depends on the current passed through the electrolyte, depends on the volume of the solvent in which the electrolyte is dissolved, is a universal constant। देखिए ऐसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि Faraday constant एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बिकॉज अगर पता नहीं है तो फिर इसमें बनाने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा अगर गेस करना हो तो बोल ही सकते हैं कि कांस्टेंट दिया हुआ है वर्ड में तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि जनरली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिर और ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल होते हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब ये होता क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या हुआ? तो डेफिनेशन ये होता है कि ये जो आपको एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है, बस ये आपको जानना है। ठीक है, कि रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज का क्या होता है? कूलम। अब मोल का संख्या क्या होता है? 6.023 10⁻23। ठीक है, ये इतना नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना कूलम ऑफ चार्ज रहेगा, ये होता है आपको फैराडे कांस्टेंट। वो संख्या क्या है? ये संख्या है। इसका यूनिट देखिए, जो अभी हमने डेफिनेशन दिया वही यहाँ पे भी है, और ये आपको याद रहना चाहिए बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि 96485, आपको ये मत याद करिए 96486 कर सकते हैं क्योंकि वो राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो इसका एक यूनिट है। कभी कभी क्या होता है कि इसका डिफरेंट यूनिट भी देता है कि जोल
पर वोल्ट आपको मतलब नीचे में ही मोल, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये दे दे तो आप वहाँ पे घबराना जाए कि ये क्या नया चीज़ आ गया। अब इससे कन्वर्जन क्या होगा मैं आपको करके दे दिया हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज अगर नहीं करिएगा तो वो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि वो कैसे हम लोग पहुँचे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मुझे नहीं करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा हाई लेवल का चीज़ है तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ 7। चलो pH वैल्यू को करने, इससे भी क्वेश्चन बहुत देता है आपको, ये भी हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि pH वैल्यू होता क्या है। तो pH देखो, एक टर्म होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये हम लोग नापते हैं H+ का, इसको इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नापते हैं और उससे हम लोग को पता चलता है कि वो कितना एसिडिक है, ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व किया हुआ है अपने मतलब साइंटिस्ट लोग ने कि जो वाटर होता है उसमें जो होता है 10⁻⁻7 आपको H+ देखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग पानी पी रहे हैं, मतलब कि मान लो थोड़ा, चलो इसी के बहाने पानी पी ले रहा है, जो अभी मैंने पानी पिया, इस पानी में आपको 10⁻⁻7 H+ फाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल वाटर में आइडेंटिफाई होता है। अब न्यूट्रल वाटर को हम लोग देख लिया, तो अब कोई भी फ्लूइड जिसका मेजरमेंट इससे हिलेगा, वो इधर जाए या इधर जाए, वो आपको या तो एसिडिक बन जाएगा या तो बेसिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि एसिड और बेस बनता कैसे है, तो वो न्यूट्रल वाटर के कंपेयर में। और जब हम लोग एसिड और बेस बोलते हैं तो हम लोग क्या नाप रहे हैं, तो H+ का आपको संख्या नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो pH का जो डेफिनेशन होता है वो होता है -log आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉग क्यों लिए हैं ये आपको समझा तो हम सकते हैं आराम से, लेकिन वो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। जैसे आप इस बात को समझो कि न्यूट्रल वाटर में 10⁻⁻7 है, ठीक है। और आपको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एसिडिक वाला जो सॉल्यूशन है उसमें मान लो रहेगा 10⁻1, ठीक है, या 10 मान लो आपको -1, ठीक है, कुछ एसिडिक का, ठीक है। और आपको बेसिक में रहेगा 10⁻12, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि इस रेंज में वेरी कर रहा है। मतलब समझ लो, आपको 10 से जाएगा, 100 से, 1000 से, लाख से, 10 लाख से, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10⁻12 तक वेरी कर रहा है। तो अगर आपको हमको बोलना है कि अल्कली का नंबर एसिडिटी है 9 अरब 242 करोड़ 368 लाख, ये नंबर कितना क्यूबरसम लग रहा है। तो जब भी हमको बड़े स्केल ऑफ नंबर को हमको छोटे में कंडेंस करना पड़ता है तो हम उसके लिए लॉग को यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं, ये छुपा हुआ है इसके डेफिनेशन में, वो हम लोग यहां पे पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉग का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग लॉग बोलते हैं इसका मतलब बोलते हैं कि लॉग टू द बेस समथिंग। अब देखो ये ऐसे लिखा रहता है क्योंकि यार कीबोर्ड में मुझे इसको नीचे करने नहीं आता है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप नीचे मान के चलना, टू द बेस समथिंग x y, ठीक है। अब जब हम लोग बोलते हैं कि लॉग हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे जो भी संख्या है, यहां पे मान लो 1000 है, मान लो, तो हम लोग इस स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि 10⁻y क्या हो, y क्या हो कि x जो हो = 1000 आ जाए, ठीक है। अब 10⁻y x 1000 कब आएगा, y = जब 3 हो जाएगा। 10 को अगर 3 बार किए तो क्या होगा, 10 × 10 × 10 × 10 = क्या होगा, 1000, ठीक है। ये लॉग का डेफिनेशन होता है, ठीक है। मतलब अब देखो अगर हम इसको फिर से लिखे log 10,000 y क्या होगा, तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि log जो बेस यहां पे 10 के ऊपर हम क्या पावर रेज करें कि यहां पे 1000 आ जाए, तो यहां पे 3 रेज करो, तो log 1000 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको log का वैल्यू इसलिए समझाया क्योंकि आपको pH में हमको समझना है। जब हम लोग बोलते हैं pH आपको 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि log टू द 10 आपको यहां पे 10 टू पावर क्या होगा, कुछ होगा इस टाइप से,
अभी मैं नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उससे आप और कंफ्यूज करोगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो भी 7 संख्या होगा आपको वो इवेंचुअली यहाँ पे 7 बन रहा होगा, ठीक है, यही होगा ना, तभी तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख रहे हैं। तो ये लॉग समझ गए आप। अब क्योंकि वहां पे जो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली में मिलता है वो 10⁻⁻7 होता है, इसीलिए हम लोग इस माइनस को एक्चुअली में कन्वीनियंटली यूज करने के लिए यहां पे लॉग के आगे हम लोग माइनस लॉग लगा देता है। ये होता है पीएच का डेफिनेशन, माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। तो ये आई होप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में गया होगा, बिकॉज ये लास्ट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जिसमें कि थोड़ा दिक्कत होने वाला है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसके बाद पूरा एक स्मूथ बटर है केमिस्ट्री। यही आपको एटम, मॉलिक्यूल, फिर आपको मास नंबर, एटॉमिक वेट, पीएच, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला खेल था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आए ये सब चीज़ तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेफिनेशन बस याद रख लो आप कि अगर हमको पीएच आइडेंटिफाई करना है तो हमको माइनस लॉग एच प्लस करना पड़ता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वो आगे वाले क्वेश्चन में दिख जाएगा। चलो अब क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो प्योर वाटर हाँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन हाँ, अल्कलाइन नहीं, इसका पीएच आपको रहेगा 7 के बाहर, मतलब कि 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। एसिडिक आपको रहेगा 7 से कम, ठीक है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये एसिड होगा, तो आंसर ये दोनों होगा, तो आंसर अपना ई हो जाएगा क्योंकि मोर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको लॉग समझाने के लिए अच्छा खासा लिख के आया था, इनफैक्ट होता नहीं जो हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं वो वाला भी लिख के लाया हूँ, तो अगर आपको लगे कि हाँ हम मुझे समझना है सर आप समझा ही दो, तो आप इसको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक बात फिर से थोड़ा रिकैप्चुलेट कर ही दे रहा हूँ कि log 10 100 इज इक्वल टू 2 लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि log 10 के ऊपर हम लोग क्या करें, क्या लिखे कि ये 100 आ जाए। तो 10 के ऊपर हम लोग अगर 2 लिख देंगे तो क्या 100 नहीं आ जाएगा। तो यही होता है लॉग को आइडेंटिफाई करना। लॉग टू द बेस 10 है, 10 के ऊपर क्या लिखे कि 1000 आ जाए। अब लॉग के ऊपर क्या लिखे कि ये आ जाए, तो आपको नहीं लगता 10⁻⁻2 लिख देंगे तो मतलब कि 1/100 लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सीख सकते हो इससे कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर वो सिखाना ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही ज्ञान के लिए सिखा रहा था, एक कारण है क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। नहीं ये तो इजी है, चलो। बफर सॉल्यूशन नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा अभी। अल्कलाइन यस, एसिडिक नहीं, न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रल 7 होता है, एसिडिक 7 से कम होता है, और अल्कलाइन आपको 7 से ज्यादा होता है। बफर क्या होता है, देखो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग पीएच अगर एसिडिक है तो उसको हम लोग बेस बनने से रोकेंगे, बेस है तो एसिडिक बनने से रोकेंगे। तो बेसिकली अगर हमें आइडिया नहीं है कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसको कैसे रोका जाएगा उसके बिना हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये एसिडिक है बेसिक है, इसीलिए इसको काट दिया। मतलब कि ये दोनों हो सकता है, इसीलिए इसको काटा है, ठीक है। तो बचता हमारे पास बस ये है, ठीक है। मैं वही चीज एग्जाम्पल दिया हुआ तो आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन वो अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा नया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आता देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि ये बिना लॉग समझे ये बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। ये आया हुआ है क्वेश्चन कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 3 to 6, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज कितना। तो देखो जब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि पीएच जो है वो बढ़ रहा 3 से 6, तो हम लोग पूछ क्या रहे कि H प्लस का संख्या कितना होगा, ठीक है। अब pH इज इक्वल टू दिख रहा है ना यार, हाँ, pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस। हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या कैसे चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि लॉग अगर 10 टू द पावर 1000 कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के ऊपर हम लोग कितना पावर रेज करें कि 1000 आ जाए, तो 3 आएगा क्या, एकदम आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज फ्रॉम 3। अब log टू द पावर 10
कितना हम लोग वो करें कि जो भी यहाँ पे आ रहा है ये 6 आ जाए, यही बोल रहा है ना कि 3 से 6 में जा रहा है, 3 से 6। बेसिकली हमको ये आइडेंटिफाई करना था, ये आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अब इसमें कितना हो गया, 2 4 6, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 3, ये हो गया। अब हम लोग 3 से 6 पे चले गए। अब बोल रहा है कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो H+ आयन यही होता है ना यार, आपको पीएच का डेफिनेशन क्या हुआ, log H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो log यही तो H+ हो गया 1000, जो कि 3 दे रहा है आपको पीएच। log यहाँ पे ये वाला आपको पीएच H हो गया, पीएच ये हो रहा है, H का ये कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब अगर हमको बोल रहा है कि कितना जंप लेता है, तो अगर हम लोग 10,000 जो भी नंबर है, या करोड़ या लाख जो भी आता है, 10 लाख, 6 कितना हो, लाख ही होगा ना, हाँ लाख ही होगा। देखो 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। बाई अगर 1000 करे, जो कि 3 को था, तो ये 3 0 कट जाएगा। दैट इज जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको लगभग 1000 टाइम घट जाएगा। क्यों घट जाएगा भाई, क्योंकि हम लोग 3 से 6 जा रहे हैं। जितना हम लोग कम जाते हैं, आपको 3 से 2 की तरफ आते हैं, तो वो और एसिडिक होता, और एसिडिक होता तो और भी H+ आयन आता, और भी आपको मतलब अगर कम आते जाएंगे तो और H+ बढ़ते जाएगा। और जबकि यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, वो 6 की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि 3 से 4 पे गए तो H+ घट गया, 4 से 5 गए तो और घट गया। तो ये आई होप कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करिए, आप समझ जाइएगा। लॉग भी मैंने आपको समझाया, तो लॉग मेन आपको समझना था, डेफिनेशन वो समझ जाइएगा, तो ये भी आप आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको लिख भी दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, ध्यान देना कि मैंने नेगेटिव वाला डेफिनेशन नहीं दिया, क्योंकि उससे आप और कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैंने उसको अभी आर्बिट्रेरली हटा दिया एक्सप्लेनेशन से। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो पीएच का डेफिनेशन होता है -log H+, ठीक है। लेकिन ये अभी हटा दिया कि आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाए, नहीं तो अगर माइनस भी अभी डाल दूंगा तो आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया हूँ, तो वो आप देख सकते हो कि कैसे आएगा, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, अब यहाँ पे आप छोड़ दे क्या, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए, अगर और भी पढ़ाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। चलो इसको अगले ही क्लास में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इज अ कलरलेस गैस, नहीं। इज अ ब्राउन सॉलिड। अच्छा, ब्रोमीन आपको क्यों लगता है कि क्यों पूछा गया, क्योंकि ब्रोमीन के पास एक बहुत स्पेशल फीचर है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ भी हमको डाल दिया गया, क्योंकि एक स्पेशल फीचर है, इसीलिए क्वेश्चन में आया, ठीक है। हाईली फ्लेमेबल, नहीं। रेड लिक्विड, यस। आपको रेडिश ब्राउनिश टाइप का होता है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रोमीन कलरलेस गैस है, नहीं, तो गलती हो गया। ब्राउन सॉलिड, सॉलिड नहीं। अच्छा हाँ, ये क्यों आपको क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज ये एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पे रहता है, रूम टेम्परेचर पे। तो ये एक स्पेशल फीचर था इसके साथ, इसीलिए आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन एग्जिस्ट एट अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक ऐसा नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल जनरली गैसियस स्टेट में रहते हैं आपको, लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कि लिक्विड, मेटल क्या समझ लो आप, लोहा लक्कड़ जो सोचते हो दिमाग में जो आता है, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो कौन होगा, वो मरकरी होगा। तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग कल ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। इतना टाइम लगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो भी आपको पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं ना जनरली, कि सबसे डेंसेस्ट मेटल कौन है, तो ऑस्मियम है। लाइटेस्ट कौन है, हाइड्रोजन है। यूरेनियम क्या होता है, तो हाईएस्ट एटॉमिक वेट जो नेचुरली आइडेंटिफाई होता है। फिर आपको डायमंड क्या है, जो ऐसा आपको चीज़ है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन याद रखिएगा, एलिमेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये क्या है, ये कंपाउंड, तो इसका इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट बोल रहा हूँ। और टाइटेनियम डायमंड से नीचे है, लेकिन मेटल में सबसे ऊपर है। डायमंड आपको कार्बन होता है, तो ये नॉन मेटल है। तो ये सब वर्ड को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें वो हम लोग देखेंगे, कल ही देखेंगे। आज आपके साथ बहुत सारे नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये अगर करवाने लगूंगा तो आपका और भी दिमाग फेड अप हो जाएगा। इसको हम लोग कल कवर करते हैं, ठीक है। चलिए तब, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा दिक्कत है तो इसको रिवाइंड करके देखिए, मैं बता रहा हूँ। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अगले बार आपका 3-4 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में हर बार छूटता था वो नहीं छूटेगा। आप उसको भी बना के आओगे और एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर लोगे। चलिए तब मिलते हैं कल।